तो इस चैप्टर में हमें दो तरह के ट्रांजैक्शन पढ़ने हैं बेटा। एक तो पढ़ना है हायर वैल्यू गुड्स जिनकी कीमत ज्यादा होती है, और एक होते हैं स्मॉल वैल्यू गुड्स जिनकी कीमत कंपैरेटिवली काफी कम होती है, लेकिन इनको भी किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में खरीदा जा सकता है। ठीक है, पहले हम कौन सा पढ़ेंगे दोनों में से? पहले हम पढ़ेंगे स्मॉल वैल्यू गुड्स, और जैसा कि नाम है वैसा इसका काम भी है। इसका वेटेज तो बराबर है, लेकिन जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम है और ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली। तो ये जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, ये सभी लोग ध्यान से पढ़ लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बच्चों इस चैप्टर की ऑफिशियली हम प्रैक्टिकल पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट की। और बेटा इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम शुरू कर रहे हैं और पहले करेंगे हम ट्रांजैक्शंस ऑफ स्मॉल वैल्यू गुड्स। ओके, स्मॉल वैल्यू गुड्स, कम कीमत के जो माल होते हैं। अब ये जो कम कीमत के माल होते हैं और ज्यादा कीमत के जो माल होते हैं, इनकी अकाउंटिंग में फर्क क्यों है सर? तुम्हारे मन में आएगा कि सर ये दो अलग अलग क्यों बना दिए, क्या एक सिमिलर पैटर्न नहीं रह सकता था क्या? आप क्यों अलग अलग अकाउंटिंग करना सिखा रहे हो? तो बेटा इसका कारण है, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि जो स्मॉल वैल्यू गुड्स होते हैं ना, इनको खरीदने वाले नॉर्मली कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। कौन होते हैं? कंज्यूमर। अगर मैं एक फैन खरीद के लाया हूं हायर परचेज सिस्टम पे, या फिर अगर मैं टीवी खरीद के लाया हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं। मैं उसको दोबारा बेचने के पर्पज से नहीं खरीद रहा हूं। मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं एक कस्टमर हूं जो आपके यहाँ पे आके गुड्स को परचेज कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? और बेटा एक और काम की बात यह है कि ये जो स्मॉल वैल्यू गुड्स है ना, ये एक दिन में बहुत सारे बिक सकते हैं। जैसे मान लो फैन की शॉप है, तो फैन की शॉप में एक दिन में बिक्री कितनी हो सकती है? 10 फैन भी बिक सकते हैं, 20 भी बिक सकते हैं, 50 भी बिक सकते हैं। भाई छोटा आइटम है ना, कितना भी बिक सकता है। लेकिन वही अगर मैं हायर वैल्यू गुड्स की बात करूं, तो हायर वैल्यू गुड्स क्या एक दिन में इतने बिकते हैं क्या? नहीं। अगर मान लो एक ट्रक का शोरूम है, तो मेरे को बताओ एक दिन में कितने ट्रक बिक जाएंगे? हद से ज्यादा एक या दो, इससे ज्यादा थोड़ा ना बिकेंगे। और सीजन हो तो 3 या 4, है ना? बड़ा आइटम है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये रोज ही 10-20 बिक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉल वैल्यू गुड्स जो होते हैं ना बच्चों, इनके हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, ये याद रखना। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इसके ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज, इसको खरीदने वाले जो होते हैं वो नॉर्मली कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं, जिनको सिर्फ घर जाके सीधे लगा के यूज करना है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए स्मॉल वैल्यू गुड्स की अकाउंटिंग पता है कैसे होती है? इसकी अकाउंटिंग सिर्फ होती है हायर वेंडर के यहां पे। किसके यहां पे होती है? हायर वेंडर के यहां पे। जो बेचने वाला है ना, सिर्फ वो अकाउंटिंग करता है, खरीदने वाला अकाउंटिंग नहीं करता। अब तुम बताओ, अगर मैं एक पंखा खरीद के लाया हूं इंस्टॉलमेंट में, क्या मैं अपने यहाँ पे अकाउंटिंग करूंगा क्या उसकी? बताओ जरा एक बार, करूंगा क्या? नो सर। नहीं करेंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि कम कीमत की चीज है, हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। परचेजर ये अकाउंटिंग नहीं करेगा, लेकिन कौन करेगा अकाउंटिंग? हायर वेंडर, क्योंकि वो तो बेच रहा है भाई साहब। और वो बेच रहा है तो वो अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट तो करेगा ना, तो वही हमें यहाँ पे करना है। ओके, चलो पढ़ के देख लो सब लोग, हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ो क्या लिखा है। ट्रांजेक्शन्स फॉर सेल ऑफ स्मॉल वैल्यू गुड्स आर मोस्टली कंज्यूमर गुड्स। बेटा ये मोस्टली क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं, बताया ना मैंने, इनको यूज करने वाले कंज्यूमर्स होते हैं। हायर परचेजर डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स फॉर सच गुड्स। काम की बात है, याद रखें, एक पार्टी अकाउंटिंग नहीं करती यहां पे। कौन सी? हायर परचेजर यहां पे अकाउंटिंग नहीं करता। फिर कौन करता है अकाउंटिंग? सिर्फ और सिर्फ हायर वेंडर। पढ़ो ये लिखा है, इन सच केस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओनली मेंटेन्ड बाय हायर वेंडर ओनली। ओनली सिर्फ हायर वेंडर इसकी अकाउंटिंग करता है, क्योंकि उसके यहां तो बहुत सारी सेल हो रही है ना। एक दिन में पंखे, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये तो बहुत सारे बिक जाते हैं, है ना? तो इनकी अकाउंटिंग वो अपने यहाँ पे करेगा प्रॉपरली, जैसे वो माल बेचता है ना? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन दीज ट्रांजेक्शंस अ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए था तुम लोगों की तरफ से जो नहीं आ रहा है। कोई गेस कर सकता है कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए? ये भी मैं ही बता रहा हूं तुम लोगों को कि एक क्वेश्चन आना चाहिए तुम लोगों की तरफ से। अब वो बताओ किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, बताओ जरा।
नहीं आइडिया किसी को? मैं तुम लोगों से पूछता हूं, चलो ये बताओ, तुम लोगों से पूछता हूं, जिसको आंसर पता हो बताना माइक ऑन करके। हम जो नॉर्मल गुड्स बेचते हैं ना हमारी दुकान में, हम जो नॉर्मल गुड्स बेचते हैं हमारी दुकान में, उसके लिए भी तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना। कैसे करते हैं? पूरी अकाउंटिंग करते हैं हम, जैसे करते हैं शुरू से लेके, जर्नल से लेके कहां तक, फाइनल अकाउंट तक। फाइनल अकाउंट में आपका पी एंड एल अकाउंट बनता है जिसमें प्रॉफिट निकल जाता है। तो सर यहां भी तो वही हो रहा है। अगर मैं एक पंखे का डीलर हूं, तो पंखे का डीलर अगर पंखे बेचेगा, हाँ, तो उससे प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा, तो वो तो आप पी एंड एल अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लो ना। तो फिर ये अलग से क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये बताओ मेरे को, कोई बता सकता है आंसर इसका मुझे? भाई मैं अगर एक पंखे का डीलर हूं, तो मैं अपने यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल सकता? मुझे अलग से इसके लिए अकाउंटिंग करने की जरूरत क्या आ रही है, ये बताओ तुम लोग मेरे को। बहुत सीधा जवाब है इसका, देखते हैं कौन बताता है। सर इसका इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है ना, उसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इसलिए। इंटरेस्ट देना पड़ता है बेटा, इंटरेस्ट की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। चलो मैं एक पॉइंट तुम्हें क्लियर कर दूं, सुनो। ये जो स्मॉल वैल्यू गुड्स है ना, बेशक इंटरेस्ट होता है क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट पे लिया जा रहा है, इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन इंटरेस्ट को यहाँ पे इग्नोर किया जाएगा। इंटरेस्ट पे हम ध्यान नहीं देंगे स्मॉल वैल्यू गुड्स में, है ना। इंटरेस्ट का पॉइंट भूल जाओ, बाकी थोड़ा सा सही बोला है इसने। और कोई बताना चाहेगा अच्छे से, क्या कारण है इसका? हम क्यों नहीं ट्रेडिंग पी एंड एल में प्रॉफिट निकाल सकते? नहीं पता किसी को? अरे बहुत सीधा जवाब है इसका, तो थोड़ी कोशिश तो किया करो। बहुत सीधा आंसर है इसका। क्या है आंसर इसका? कि भाई साहब अगर आप नॉर्मली गुड्स को बेचते हो, तो आपको पैसा हाथों हाथ मिल जाता है ना। मिलता है या नहीं मिलता? जब आपको नॉर्मली पैसा मिल जाता है, पैसा हाथों हाथ मिल जाता है, तो आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और उससे प्रॉफिट निकाल देते हो। लेकिन तुम लोग ही मेरे को बताओ कि यहां पर आपको पैसा पूरा का पूरा हैंड टू हैंड मिल रहा है क्या? बताओ। तो सर मैंने वही तो बोला था, इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ, समझ गया तेरी भावनाओं को। मैंने क्या बोला था, थोड़ा सही बोला इसने। क्या यहाँ पे पैसा आपको हैंड टू हैंड मिल रहा है क्या सारा? नहीं मिल रहा ना। और जब पैसा आपको तो सारा नहीं मिल रहा, तो भाई साहब प्रॉफिट कैसे हो जाएगा आपको? इधर देख लो जरा एक बार। अगर मैंने 5,000 रुपए का एक पंखा बेचा है, इतना महंगा आता नहीं है वैसे, मान लो चलो, एक 5,000 रुपए का एक फैन मैंने बेचा है इंस्टॉलमेंट में, है ना। और अभी तक साल के एंड तक मेरे को जो इंस्टॉलमेंट मिली है वो 2,000 की मिली है। मुझे कौन जवाब देगा कि प्रॉफिट जो मैं निकालूंगा वो 5,000 के हिसाब से निकालूंगा या 2,000 के हिसाब से निकालूंगा? कौन जवाब देगा? मैं प्रॉफिट किस हिसाब से निकालूंगा? 5,000 का पंखा बेचा मैंने, पूरी सेल मान लू 5,000 की, उससे प्रॉफिट निकाल दूं, या फिर 5 में से सिर्फ साल खत्म होते होते मेरे को 2,000 ही मिले अभी तक, इस दो के हिसाब से निकालू? कैसे निकालू बताओ? कोई तो जवाब दो, कोई तो महारथी होगा, बोलो। किसी को नहीं पता क्या? सर दो के हिसाब से निकलेगी। दो के हिसाब से, प्रियंका ने बोला है 2 के हिसाब से। और अरे जवाब दो, ये बीच के बंदर पसंद नहीं है मेरे को, आंसर आना चाहिए। 2 या 5, ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास होता। 5,000 के हिसाब से। 5 के हिसाब सर से, दो और दो के हिसाब से। 2 के हिसाब से, और 2,000। ठीक है 2,000। और जवाब दो, जवाब दो। चलो, बाकी लोग नहीं बोल रहे, बेटा जवाब दिया करो। देखो, करेक्ट आंसर है 2,000 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जितना मिला है ना आपको, उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। बात समझ में आ रही है? जितना कैश में आपको मिल गया। और यही एक कारण है, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम हायर परचेज ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग अलग करते हैं।
हायर परचेज के जो ट्रांजैक्शंस हैं इनकी अकाउंटिंग अलग इसलिए होती है क्योंकि भाई साहब आपने पूरा प्रॉफिट नहीं कमाया अभी। प्रॉफिट कब कमाओगे आप? प्रॉफिट आप तब कमाओगे जब आपको पैसा मिलेगा, और पैसा हो सकता है आपको 1 साल 2 साल में मिले, 1 साल में पूरा ना मिले, हो सकता है 2 साल में मिले, हो सकता है 3 साल में मिले, इंस्टॉलमेंट्स पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है सबको बात? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये इसका फंडा है जो मैंने तुम्हें समझाया। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया वो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये समझाने की चीज थी। क्वेश्चन तो तुमको बाय द वे आने ही आने, क्योंकि हम फाइनली क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन इजी है इसकी। चलो, अब ये काम कैसे होगा? हायर परचेज पे प्रॉफिट कितना हुआ है मेरे को, ये मैं कैसे निकालूं? तो बेटा ये लाइन पढ़ो। इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट है? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। नाम याद करें इसका, किराया क्रय व्यापार खाता, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनाया जाता है। ठीक है, और याद रखें ये अकाउंट बनाया जा सकता है 2 कीमतों पर। नीचे लिखा है, पढ़ो। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड एट 2 प्राइसेस। ये 2 कीमतों पे बनाया जा सकता है। एक तो कॉस्ट प्राइस पे, लागत मूल्य पर, और एक सेलिंग प्राइस पे, या जिसको हम कहते हैं हायर परचेज प्राइस यहां पर। ओके, कॉस्ट प्राइस पे या हायर परचेज प्राइस पे, दोनों पे बनाया जा सकता है। सारे क्वेश्चन इसके हैं, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, फिर भी हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये अकाउंट कैसा होता है उस पर मैं तुम्हें लेकर के आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ हिसाब किताब समझा रहा हूं उसका। सभी लोग ध्यान से समझ लेना मेरी बात, ध्यान से समझना जो मैं बताना चाहता हूं। व्हाइट बोर्ड लेके आते हैं, ध्यान से देखो। हम बात कर रहे हैं स्मॉल वैल्यू गुड्स की। स्मॉल वैल्यू गुड्स जो है, मैंने तुमको बोला एक दिन में बहुत सारे बिकते हैं। अब बेटा हम पूरे साल भर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पूरे साल भर की। सुन लेना बहुत ध्यान से। पूरे साल भर में आपने क्या किया होगा? सेल की होगी ना? किस पे? हायर परचेज सिस्टम पे आपने सेल की होगी। पूरे साल भर हायर परचेज सिस्टम पे आपने सेल की होगी, तो आपको डाउन पेमेंट मिला होगा। सबको पता है ये बात, जो तुरंत पेमेंट मिलते हैं, डाउन पेमेंट मिला होगा, प्लस कुछ इंस्टॉलमेंट्स आपको मिली होगी, सम इंस्टॉलमेंट। बात समझ में आ गई? आपने पूरे साल भर सेल की है, और सेल से आपको डाउन पेमेंट भी मिला है और पैसा भी मिला है ना? तो आपको साल भर में कैश मिला है। चलो ठीक है, सेल हुई है, कैश मिला साल भर में। लेकिन आपके साल भर में कुछ इंस्टॉलमेंट ऐसी है जो नहीं भी मिली है। सही कह रहा हूं ना? यस और नो? मान लो मेरा खुद का एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैंने एक शॉप पे में गया था, है ना? या फिर चलो खुद को शॉपकीपर मान लेते हैं हम। तो मैंने एक टीवी बेची है बच्चों। क्या बेची है? टीवी। टीवी है कितने की? मान लो 5,000 रुपए की। ओके, जिसके 10 इंस्टॉलमेंट बनाए मैंने। कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई है? 10 इंस्टॉलमेंट। और ये जो 10 इंस्टॉलमेंट है ये आपके पर मंथ है। पर मंथ 10 इंस्टॉलमेंट है। और ये शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ मान लो 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर को मैंने ये खरीदी है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ये समझना ध्यान से। मुझे जरा बताओ हमारे करंट ईयर में कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी? एक तो दिसंबर को आएगी, एक जनवरी में आएगी, एक फरवरी में आएगी, आएगी नहीं आएगी? और एक मार्च में भी आएगी। मार्च में साल खत्म हो गया। बताओ तो मेरे को, इस साल आपको कितनी इंस्टॉलमेंट मिली है? 4 इंस्टॉलमेंट आपको मिली है। बात समझ में आ गई? तो जितनी इंस्टॉलमेंट मिल गई उसका तो पैसा आपके पास आ गया होगा साल भर में। लेकिन अभी भी मेरे को बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट मिलनी बाकी है? जल्दी बताओ, कितनी इंस्टॉलमेंट मिलनी बाकी है? 6 इंस्टॉलमेंट अभी मिलनी बाकी है। बेटा ये मेरे को बताओ कब मिलेगी? नेक्स्ट ईयर मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? नेक्स्ट ईयर मिलेगी। नेक्स्ट ईयर तक ये मुझे नहीं मिलेगा। तो याद रखें, जो इंस्टॉलमेंट्स आपको नहीं मिली है उसको यहां पे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सुन लेना बहुत ध्यान से। ये जो 4 इंस्टॉलमेंट है ना, सॉरी ये जो 6 इंस्टॉलमेंट है इनकी बात कर रहा हूं मैं।
ये भी दो तरह की हो सकती है, 6 इंस्टॉलमेंट भी ये दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है ड्यू और एक हो सकती है अनड्यू। ऐसी इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, मेरी बात को गौर से सुन लेना, जिसने सुन लिया उसको आ जाएगा। ऐसी इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है जो मुझसे मांगी गई हो, बात समझ में आ गई, और मैंने पेमेंट कर दिया। ऐसी भी हो सकती है जो मुझसे नहीं मांगी गई हो अभी तक, बात समझ में आ गई। तो बेटा मैं हमको यही समझाना चाह रहा हूं यहां पे, ऐसी इंस्टॉलमेंट जो आपसे नहीं मांगी गई है जिसको कहा जाएगा अनड्यू इंस्टॉलमेंट्स, उसको यहां पे नाम दिया जाएगा। क्या नाम देंगे? यहां पे इसको नाम देंगे स्टॉक। अजीब नाम है लेकिन याद रखना है, स्टॉक विद कस्टमर। क्या नाम देंगे? स्टॉक विद कस्टमर। और ऐसी किस्तें जो ड्यू तो हो गई, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। भाई मैंने सामने वाले से मांग लिया लेकिन उसने पैसा दिया ही नहीं मुझे अभी तक, इनको कहा जाएगा यहां पर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा है तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये सिर्फ रट्टा लगाने वाली चीज है। मैं समझा रहा हूं तुम्हें सिर्फ अभी, है ना। समझाने का काम करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो डेफिनेटली सबको आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखें 3 तरह की इंस्टॉलमेंट हो सकती है बेटा, 3 तरह की इंस्टॉलमेंट्स, टोटल 3 तरह की हो सकती है। पहली जो आपने अभी तक मांगी ही नहीं, अनड्यू। दूसरी जो आपने मांग तो ली ड्यू लेकिन सामने वाले ने अभी तक दी नहीं, बट नॉट रिसीव्ड। और एक हो सकती है ड्यू बट रिसीव्ड। क्या ये फंडा सबको समझ में आया? किस्तें 3 तरह की हो सकती है ना, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसी Yes, किस्तें sir. जो अभी तक सामने वाले ने हमसे मांगी ही नहीं है उसको तो बोलेंगे अनड्यू इंस्टॉलमेंट, जिसका प्रॉपर नाम हम यहां पे देंगे स्टॉक विद कस्टमर। बात समझ में आ गई? और ऐसी किस्तें जो सामने वाले ने मांग ली लेकिन हमने नालायकी कर दी और हमने अभी तक पे नहीं किया उनको, हमने अभी तक पेमेंट ही नहीं किया, इनको कहा जाएगा ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। वो है इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। क्या है बच्चों? वो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। और ऐसी जो मांग ली और हमने पे भी कर दी तो वो तो बच्चों हमारे कैश में आ जाएगा, कैश मिल गया होगा हमको। ओके चलो अब मैं तुम्हें सीधे लेके चलता हूं अकाउंट पे, ठीक है। चलो अब सीधे चलते सर हैं। फोर्थ, हाँ बोल बेटा। सर फोर्थ नहीं होती क्या, जो अनड्यू है पर अपन ने पेमेंट कर दी, मांगी नहीं फिर भी अपन ने पहले दे दी, ऐसी नहीं ऐसा हो होती ही क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना, है ना। इतनी शरीफ ना तो तू है ना मैं हूं कि पैसा कोई मांगे नहीं और फिर भी हम दे दें, है ना। तो ये उम्मीद सामने वाले से ही मत करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं सीधे अकाउंट पे। सभी लोग ध्यान से देखेंगे अकाउंट को। ये अब आपकी स्क्रीन पे आ गया अकाउंट। अकाउंट का नाम है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, और ये हम बनाना सीख रहे हैं अभी किस पे? एट कॉस्ट। क्या फर्क पड़ेगा इसका बताऊंगा मैं अभी, लेकिन अभी सब लोग मेरे साथ पहले अकाउंट को लर्न करेंगे। याद कर लो सब लोग, रट्टा लगा लो मेरे साथ, अकाउंट याद करेंगे हम लोग, पक्की बात। चलो सब लोग मेरे साथ याद करें। सबसे पहले अकाउंट में डेबिट में 2 आइटम ओपनिंग में आते हैं और वही सेम 2 आइटम क्रेडिट में क्लोजिंग में आते हैं। याद कर लो, 2 ओपनिंग 2 क्लोजिंग, 2 ओपनिंग डेबिट में और 2 क्लोजिंग क्रेडिट में, बिल्कुल सेम, ठीक है। और ये दोनों कौन से आइटम है? साल के शुरू में कई सारी किस्तें ऐसी होगी जो आपने मांगी नहीं है और कई सारी किस्तें ऐसी भी होगी जो आपने मांग ली है लेकिन सामने वाले ने दी नहीं है। और यही चीज साल के एंड में भी होगी। साल के एंड में भी बहुत सारी किस्तें ऐसी है जो हमने मांगी नहीं है और बहुत सारी ऐसी है जो हमने मांग ली लेकिन सामने वाले ने दी नहीं है। ओके, तो ये दोनों ओपनिंग भी होते हैं, क्लोजिंग भी होते हैं, ठीक है। तो याद करें सब लोग, स्टॉक विद कस्टमर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, नाम याद कर लो, स्टॉक विद कस्टमर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। ओपनिंग वाले आते हैं डेबिट में, स्टॉक विद कस्टमर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। क्लोजिंग वाले आते हैं क्रेडिट में।
दो आइटम टोटल 4 आइटम तो अकाउंट के तुमको याद ही हो गए लोग, ठीक है। इस अकाउंट के 4 आइटम तुम्हें याद हो गए, रट्टा लगा, ठीक है। बहुत सीधा फंडा है। अभी ये क्या लिखा हुआ है मैंने, *1 *2, इन पे मैं बाद में आऊंगा, पहले अभी ध्यान दो एक बात, ठीक है। 2 आइटम डेबिट में, 2 आइटम क्रेडिट में। अच्छा, ये तो बात हमने पता है किसकी की बेटा, कि साल के शुरू में कई सारी किस्तें हैं जो नहीं मिली है, मांग ली फिर भी नहीं मिली है, साल के एंड में भी ऐसा है। अब आपने साल भर में और माल बेचा होगा ना, आपने अभी जो जिस करंट ईयर के लिए आप ये अकाउंट बना रहे हो, उस करंट ईयर में आपने ऑल गुड्स बेचा होगा ना हायर परचेज सिस्टम पे, तो वो आएगा यहाँ डेबिट में, किस नाम से, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। याद करो इसको, किस नाम से आएगा, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। तो डेबिट के 3 आइटम याद हो गए सबको, ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू और गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ओके, क्रेडिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में एक तो आता है बच्चों कैश रिसीव्ड। साल भर में आपको कुछ किस्तें मिले भी तो होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि सारी गायब है, नहीं, कुछ पैसा आपको साल भर में मिला भी होगा ना। तो जो पैसा आपको साल भर में मिल गया ना, वो आप दिखाओगे क्रेडिट साइड में बाय कैश, इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड। और कुछ लोग नालायक भी होंगे, कुछ नालायक लोग भी होंगे जिन्होंने पैसा देने में आनाकानी की होगी, किस्तें टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे होंगे। तो जल्दी बताओ मेरे को, सबको पता है, मैंने कल पढ़ाया था, अगर परचेजर किस्तों के पेमेंट में आनाकानी करे तो वेंडर को क्या राइट है, विक्रेता को क्या अधिकार है, जल्दी बताओ। सर एसेट को छीन सकता है सर। बिल्कुल, वो एसेट को हाँ, जब्त छीन करके लेके आ सकता है, रीपोजेस्ट कर सकता है, फोरफिट कर सकता है, उठा के ले आएगा वो चुपचाप। बात समझ में आ गई, उसको राइट है। तो साल भर में कई सारे नालायक भी होंगे जिनका गुड्स आपने छीन लिया होगा, वो आएगा बाय गुड्स रीपोजेस्ड के नाम से। और याद रखिए ये कौन सी कीमत पे आता है, ये आता है रीवैल्यूएट प्राइस पे। ये क्वेश्चन में तुम्हें दी होगी, चिंता मत करो, याद करना है तुम्हें। ओके, ये लो भाई साहब, अकाउंट याद हो गया तुम्हें। इस अकाउंट के एंड में बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, जो जनरली प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, टू P&L बैलेंसिंग फिगर से। जल्दी बोलो, अकाउंट याद हुआ सबको, वापस रिपीट करवा रहा हूं, देख लो एक बार। यस सर। Yes, sir. 2 आइटम ओपनिंग के डेबिट में, 2 आइटम क्लोजिंग के क्रेडिट में। स्टॉक विद कस्टमर ओपनिंग, स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू ओपनिंग, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू क्लोजिंग। ओके, इसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ये आइटम तुम्हें याद रखना है, और इधर 2 आइटम याद रखना है, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज और बाय कैश बाय गुड्स रिपोजेस्ड। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, बाय कैश बाय गुड्स रिपोजेस्ड। अब जरा मैं कीमत की बात करता हूं बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये अकाउंट हम कौन सी प्राइस पे बना रहे हैं, कॉस्ट पे या हायर परचेज प्राइस पे? किस पे बना रहे हैं, कॉस्ट पे बना रहे हैं। तो सर ये अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, इसका मतलब बहुत सारी जो अमाउंट है वो कॉस्ट पे आएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, कॉस्ट पे आएंगे। तो कौन कौन सा अमाउंट कॉस्ट पे आएगा, जरा लर्न करो मेरे साथ। एक तो स्टॉक विद कस्टमर ओपनिंग वाला, एक स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग वाला, और एक गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज। 3 आइटम ऐसे हैं जो इस अकाउंट में किस पे आएंगे, कॉस्ट पर आएंगे। बोलो सब लोग याद रखेंगे क्या, 3 आइटम कॉस्ट पे आएंगे। और बेटा सुन लो, जब तुम क्या बनाओगे, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे हायर परचेज प्राइस पे, तो यही तीनों अमाउंट किस पे आएंगे, हायर परचेज प्राइस पे। ओके, अभी के लिए याद रखो ये किस पे आएंगे, कॉस्ट पे आएंगे। सब बच्चे लर्न कर लें, स्टॉक विद कस्टमर ओपनिंग, स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग और गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज। ये 3 अमाउंट ऐसे हैं जो किस पे दिखाए जाएंगे, कॉस्ट पे। ओके, ये कॉस्ट पे आएंगे, पक्की बात, डन। चलो ठीक है। Yes, sir. ये स्टार स्टार क्यों लगा दिए सर आपने, जरा आप ये बता दो हमें। अब मैं तुम्हें यही बताने जा रहा हूं स्टार क्यों लगाया मैंने। अगर ये स्टार वाले आइटम क्वेश्चन में मिसिंग हो, अगर स्टार वाले जो फिगर्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है, तो सर इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पहले *1 देखो बच्चों, दोनों ओपनिंग और दोनों क्लोजिंग, इनमें से अगर कोई एक गायब हो, सारे गायब नहीं होंगे ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। इनमें से अगर कोई एक आइटम मिसिंग हो, तो पता है वो मिसिंग आइटम हम कैसे निकालेंगे,
उस मिसिंग आइटम को निकालने के लिए आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर, जिसको कहा जाएगा मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको? मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट। पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, इफ *1 figures are missing in question, then we will prepare memorandum hire purchase customer account. ओके, ये हमें बनाना पड़ेगा और इस अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से वो मिसिंग फिगर निकल जाएगी जो गायब है। समझ में आ रही है बात? वो मिसिंग फिगर निकल जाएगी। अब सर ये अकाउंट कैसे याद करें? अरे ये जो अभी अभी तुमने अकाउंट याद किया है ना, सुन लो, बिल्कुल सेम अकाउंट है ये वाला भी, कोई फर्क नहीं है इसमें, लेकिन पता है फर्क एक है, दो फर्क है। यहां पे 3 अमाउंट किस पे दिखाए थे आपने? कॉस्ट पे दिखाए थे ना। ये वर्किंग नोट वाला जो अकाउंट आप बनाओगे, इसमें ये तीनों अकाउंट किस प्राइस पे आएंगे? ये आएंगे आपके हायर परचेज प्राइस पे। सॉरी ये नहीं, ये याद रहेगा सबको। स्टॉक विद कस्टमर ओपनिंग, स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग और गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ये इस अकाउंट में किस पे आएंगे? हायर परचेज प्राइस पे आएंगे। ओके, और दूसरी चीज, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, भूल जाओ बिल्कुल। एक एग्जांपल तुम्हें मैं देके बता रहा हूं। जैसे मान लो बच्चों, इमेजिन करो क्वेश्चन के अंदर क्या मिसिंग है? क्वेश्चन के अंदर आपके इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू क्लोजिंग वाला मिसिंग है। क्या मिसिंग है बेटा? इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू क्लोजिंग वाला मिसिंग है। तो आप क्या करोगे? आप ये अकाउंट बनाओगे, इसमें ये तो दिया होगा ना? हाँ दिया होगा, लेकिन याद रखना कौन सी प्राइस पे लोगे? एचपीपी पे। ये दिया होगा ना? हाँ दिया होगा, ओपनिंग तो दिया है। ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा। ये नहीं दिया तो ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। बोलो, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? जो गायब है वो बैलेंसिंग फिगर से निकल। Yes, sir. सब लोग आंसर दें, सबको समझ में आ गई मेरी बात? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो ये बात हो गई। इसके अलावा एक और आइटम है जो मिसिंग हो सकता है। *2 बना हुआ है देखो, और ये है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। साल में कितना माल आपने बेचा, अगर यही गायब है तो इसको कैसे निकाला जाएगा वो मैं तुम लोगों को अब दिखा रहा हूं। इसके लिए आपको एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इफ फिगर 2 जो कि है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज इज मिसिंग इन क्वेश्चन, देन वी विल कैलकुलेट लाइक दिस। हम कुछ इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। बोलो, सब समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा आपको क्वेश्चन में दी होगी, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होगी। कौन सी इंफॉर्मेशन दी होगी? आपको दिया होगा स्टॉक एट शॉप, दुकान पर माल। क्या दिया होगा? स्टॉक एट शॉप। इसका ओपनिंग भी दिया होगा, इसका क्लोजिंग भी दिया होगा। सब लोग याद कर ले मेरे साथ, रट्टा लगा लो। ओपनिंग स्टॉक एट शॉप एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप। ये वही है ट्रेडिंग अकाउंट वाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है ये, और कुछ नहीं है। क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस इतनी सी बात। लेकिन ये स्टॉक वो वाला नहीं है, ध्यान रखना। तुम में से बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये स्टॉक विद कस्टमर है क्या? अरे हटो, ये वो नहीं है। ये रियल स्टॉक है। स्टॉक बेटा ये कि दुकान पे माल कितना है आपके, वो तो इंस्टॉलमेंट्स थी वहां पे, उसका नाम स्टॉक दिया बस उन्होंने, वो इंस्टॉलमेंट्स थी। ये वाकई में स्टॉक है। ठीक है, तो सब लोग फॉर्मेट याद करें मेरे साथ। ओपनिंग स्टॉक एट शॉप, ओपनिंग वाला, एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप। ऐसा करने से तुम्हें मिल जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। क्या मिल जाएगा बच्चों? गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। और ये किस पे मिलेगा? कॉस्ट पर मिलेगा, याद रखना ऐसा करने से। तो तुम्हें अगर हमारे मेन अकाउंट में दिखाना है, किस में दिखाना है? मेन अकाउंट में, तो तुम यहां से दिखा दो। लेकिन अगर आपको सेकंड वाले अकाउंट में दिखाना है तो तुम्हें याद होना चाहिए सेकंड वाले अकाउंट में कौन सी कीमत पे आता है? ये एचपीपी पे, है ना? तो एचपीपी पे निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? इस कॉस्ट वाले में प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, फिर जो आएगा वो एचपीपी पे होगा। बताओ बच्चों,
क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तुम्हारा काम सिर्फ इतना सा है आज सबका, इस अकाउंट को आज नोट करो, अच्छे से लर्न करो और कोशिश करो समझने की। कल मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, समझा दूंगा। और साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके 2, कल 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए सफिशिएंट है। किसी को डाउट हो बेटा तो पूछ सकते हो अभी, बोलो डाउट है किसी को? No, sir. नहीं है? चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये गायब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? एक कौन नहीं आ रहा है? रुको रुको रुको, अरे ये पैसविनी क्यों नहीं आ रही है? प्रियंका, सर उसके पास अभी फोन नहीं है, उसकी चाची की लड़की हुई ना तो वो हॉस्पिटल में है। फोन नहीं है, अच्छा। और प्रीति क्यों नहीं आ रही है? प्रीति शादी में गई है सर। वाह, अपने 4-5 लोग तो ऐसे गायब हो रहे हैं। और पुनीत का पता है किसी को? पुनीत क्यों नहीं आ रहा है? वरुण? सर वो भी घूम रहा है बाहर। अच्छा, वो भी बाहर घूम रहा है। सर उसकी बहन की शादी है। बहन की शादी है, सब शादियां मनाओ, हमारी तो हो गई। चलो कोई बात नहीं, ओके चलो ठीक है बच्चों। रिकॉर्डिंग चाहिए किसी को तो बोल Thank देना, you, sir. कल मिलते हैं हम। मैं नोट सेंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है? नोट कर लेना सब लोग इसको। Thank you, sir. ओके बच्चों, मोस्ट वेलकम।